बाद एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी 1/3 ऑफ द टाइम डायग्नोस्टिक होता है। जब आप जाते हैं, आप देखते हैं, तो उसमें आपको क्या फीचर नजर आ सकते हैं कि भाई इसमें मुझे चूंकि वीक पेरिस्टालसिस होते हैं या एब्सेंट पेरिस्टालसिस होते हैं, उसमें जब पेरिस्टालसिस नहीं होगी तो सलाइवा, ठीक है जी, और जो आपने कुछ खाया पिया होता है वो वहाँ पे रिटेन प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है जी, आपको नजर आएंगे। नॉर्मली जब हम कुछ खाते हैं या हम सलाइवा इंजेस्ट करते हैं तो एसोफेगस जो है वो पेरिस्टालसिस करता है, वो प्रोपल्स करता है, आगे भेजता है। लेकिन अगर वहाँ पे ये फीचर्स होंगे तो ये हमारी एक डायग्नोस्टिक वो होगी, और साथ साथ थोड़ा सा स्लाइड रेजिस्टेंस होगा एलईएस पे, चूंकि पकड़ जी जंक्शन होता है, जी जंक्शन थोड़ा सा टाइट होता है, तो आप थोड़ा सा उसको फोर्सफुल करना पड़ता है। तो ये उसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स है। जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो एचआरएन है। एचआरएन की क्या फाइंडिंग्स हो सकती है कि इनकम्प्लीट एलियस रिलैक्सेशन, इंक्रीज रेस्टिंग टोन, कि रेस्ट एलियस प्रेशर मोर देन 45 होगा, और आईआरपी जो रेजिडुअल प्रेशर है वो 10 से 15 से ज्यादा होगा। अच्छा, ये तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट वो हो गई, ठीक है जी, और ये आपकी डिजीज का कोर नॉलेज हो गया। अच्छा, आप एक चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं, ठीक है, कि आप एयर फ्लूइड लेवल करें, हालांकि प्रैक्टिकली हम देखें तो पहले चेस्ट एक्सरे करते हैं, लेकिन पेपर में इस तरह नहीं लिखना। पेपर में शुरू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे शुरू हो जाए, मतलब इसमें आप एचआरएन पहले लिख लें, लेकिन चूंकि डायग्नोसिस उसकी की में 3 ही होंगे या 4 होंगे, तो 3 आपके ऑलरेडी हैं, तो वो अगर आगे पीछे है तो कोई आपको नंबर नहीं काटेगा, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने लिखनी है। मैंने जो ये 2 एक्स्ट्रा लिखी है, क्योंकि बाज दफा जो पेपर बनाने वाले हैं उनका मालूम आईडी होता है, वो उसमें एक ऐसी चीज डाल देते हैं कि नंबर काटने के लिए, तो अब मैंने फ्लिप डाल दिया, हालांकि फ्लिप कौन करता है, लेकिन आपने फिर लिखना होता है कि ये फंक्शनल ल्यूमिनल इमेजिंग प्रोब है, इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एसोफेजियल कंप्लायंस इन प्रिडिक्टिव प्रोग्नोसिस। तो आपका क्वेश्चन पे वापस आए, व्हाट्स द डायग्नोसिस, व्हाट आर द डिफरेंस एंड व्हाट फर्दर टेस्ट विल यू डू टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। तो जब आप ये चीजें लिखेंगे, आपकी टोटल 3-4 लाइनों में आप लिख लेते हैं, आपके नंबर नहीं कट सकते। अगर आपका जनरल नॉलेज क्लियर हो, कांसेप्ट आपके हो, कमांड आपकी हो, आपने डायग्नोसिस पिक कर ली, आपको 2 नंबर मिलेंगे। डिफरेंशियल आपने लिख लिया, डिफरेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह आपसे नहीं हो सकते, आगे पीछे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि मोस्ट क्लोज पहले लिखा करें, क्योंकि बाज एग्जामिनर्स अगर आपकी नीचे होती है तो फिर आपको मार्क्स नहीं देते, और उसके बाद वर्कअप में ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या पूछते हैं, हाउ कैन यू ट्रीट पूछते हैं, ठीक है जी, और यही आपका प्रैक्टिकल भी होता है, यही आपका क्लिनिक में भी होता है कि लेट्स से आपने ये पेशेंट डायग्नोस कर लिया, अब आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ये जो ट्रीटमेंट का जो पोर्शन है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको अप्लाइड नॉलेज कहते हैं। ठीक है, आपकी डिजीज के मुताबिक जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपने हिस्ट्री बेस पे पिक कर ली, उसके बाद आपने डिजीज के मुताबिक कोर नॉलेज है कि आप फर्दर वर्कअप करते हैं कि आप अपनी जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है और कुछ डिफरेंशियल्स को रूल आउट करने के लिए आप एक सेट नंबर ऑफ टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका कोर नॉलेज हो गया। लेट्स से आपकी डायग्नोसिस हो गई, अब आपने ट्रीट करना है ना, ये आपका अप्लाइड नॉलेज है। अब ट्रीटमेंट भी आपने अपने पास नीचे उसी सेक्शन में एक पेपर पेस्ट करके लिख लें। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत सारी है, ठीक है जी, अब आपने कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अच्छा, ट्रीटमेंट में अब लेट्स से इसकी ट्रीटमेंट है कि इसकी ट्रीटमेंट भाई मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये इस डिजीज के मुताबिक मेरा इसका एक ट्रीटमेंट का नॉलेज है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट मेरे पास मेडिसिन हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सिल्डेनाफिल है, ठीक है जी, 5 फॉस्फोडिएस्टर इनहिबिटर्स जो है, ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे पास एंडोस्कोपिक है, जिसमें मेरे पास पोएम है, एक्लेसिया बैलून डायलेटेशन है, और बोटुलिन टॉक्सिन है। तीसरा मेरे पास सर्जरी है, ठीक है जी, हेलर्स मायोटोमी। अब ये तो मुझे आपने अपने पास लिख लेना है कि यही चीजें हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पेपर में थोड़ा सा आपको उस टाइम एंड स्पेस में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपने ये देखना होगा कि इसकी एज क्या है और इसके लिए बेस्ट क्या है। तो आपने हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट को ना, उस पे आपने फिर हम इस तरह लिखते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, सारे लिख देते थे।
तो हमारे नंबर कटते थे, वहाँ पे 1 या 2 लाइन पे होता था। अब ये फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं इसको एप्लाइड नॉलेज कहते हैं। एप्लाइड नॉलेज आप कभी तक जब जनरल नॉलेज आपका अच्छा हो जाता है, कोर नॉलेज अच्छा, उसके बाद एप्लाइड नॉलेज आप लिखते जाते हैं, जैसे आप मेडिसिन लिखते हैं ना जी, प्रैक्टिस होती है, ये आपकी एप्लाइड नॉलेज है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आ जाते हैं, जो आप एक डिजीज को पिक करने के लिए ब्रेन यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप कोर नॉलेज जो आपका होता है उसमें आप ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद चूंकि आप इतनी वो हुई होती है कि आप एप्लाइड नॉलेज में स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आके उसकी ट्रीटमेंट लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट फेज में ना अगर हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, लिफिडिपिन, डोज याद करना और परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने पास लिख लें, ठीक है। ना ही पेपर में वो आपसे पूछेंगे, लेकिन याद कर ले, शायद एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि एमसीक्यू ऐसी चीज है कि एमसीक्यू में आपको फिर बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसको मैं अपने पास एक लाइन में लिख लूंगा, नाइट्रेट्स लिख लूंगा, ये उसका परसेंटेज है, उसके मैं फिर लिख लूंगा। अच्छा एंडोस्कोपी में पॉइंट लिख लूंगा, साथ ब्रैकेट में लिख लूंगा कि अप टू 95% ये सक्सेस रेट है और रिस्क ऑफ परफोरेशन लेस देन 2% है। ये मैं याद रखूंगा ताकि कल को मुझसे वायरल में पूछे या एमसीक्यू में पूछे तो मुझे याद हो। न्यूमेटिक डायलेटेशन है अप टू 85% इसका वो है सक्सेस रेट है, और ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स तकरीबन 50% ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर 1 और 2 मोर सेशंस। ये उसके जनरल कंसेप्ट है ट्रीटमेंट के हवाले से। बोtulinum टॉक्सिन है 75% in 1 month and 35 to 40% in 1 year। और ये हम किन पेशेंट्स में वो करते हैं ये मुझे पता होना चाहिए कि एल्डरली पेशेंट्स में जो कि सर्जरी के लिए फिट ना हो, जो कि न्यूमेटिक डायलेटेशन के लिए फिट ना हो, और जिनमें प्रोसीजर्स के साथ खुदा ना खास्ता परफोरेशन का खतरा हो, तो उनमें भी डायलेटेशन नहीं करते, तो उनमें हम फिर बोtulinum टॉक्सिन करते हैं। उसकी मुझे कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए कि चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, मल्टीपल सेशंस। कहने का ये मतलब है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने पास उस टॉपिक के सामने लिखेंगे, वही आपने पढ़ने होंगे, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाएगी और आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और स्ट्रेस में नहीं आएंगे। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल मायोटोमी है, ओपन सर्जिकल मायोटोमी है और एसोफेगेक्टोमी है। ये ट्रीटमेंट है। अब इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट तो लेजर की कोई नहीं है। अब इस पेशेंट में अगर मैं आऊँ 35 इयर्स ओल्ड है, यंग है, तो इसमें डेफिनेटली मैं जो मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होगी वो मैं इसको ऑफर करूंगा। तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले मैं लिखूंगा पोएम, ठीक है। इमर्जिंग है 97% उसका सक्सेस रेट है, लेस देन 2% उसका परफोरेशन रेट है, और उसके नीचे फिर मैं ये बहुत सारी और चीजें लिख लूंगा, लेकिन पहला मैं ये लिखूंगा ताकि मुझे उसके मैक्सिमम नंबर उसमें मिल जाए। और नीचे में साथ लिख दूंगा कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि बाज़ दफा की में उन्होंने ये भी लिखा होता है, तो कम्प्लीमेंट्री में नीचे लिख दूंगा कि भाई एक्सरसाइज दे सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन विद योगा एज वेल एज एक्सरसाइज। ये आपको हम शेयर कर देंगे सारे प्रेजेंटेशंस। तो ये मैं बनाई भी इसीलिए जानबूझ के बहुत ही टारगेटेड वो करके, ताकि इससे हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अच्छा अब एक डिजीज के मुतालिक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट्स द प्रोग्नोसिस। ये वो क्वेश्चन है या कभी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये हमें आना चाहिए। एक डिजीज है, आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं, आप उसका वर्कअप कर लेते हैं, आप उसको अब ट्रीट करते या नहीं करते। हर एक बीमारी के मुतालिक आपकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए कि अगर मैं इस डिजीज को ट्रीट करूंगा तो क्या होगा और ट्रीट नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये इसका नेचुरल कोर्स, मतलब एक डिजीज के मुतालिक आपको उसका नेचुरल कोर्स का भी पता होना चाहिए। ये बहुत